नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में और युद्धस बैच में। युद्धस बैच का दूसरा दिन है, डे 2। डे 1 में हम लोगों ने देखा था इकोनॉमी। ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बिजी था। ज्योग्राफी का ही नोट्स क्रिएट करने के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट्स की तैयारी के लिए, ताकि हम फैक्ट्स जमा कर रहे थे, ताकि प्रॉपर फैक्ट्स प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो तभी लेक्चर्स आए तो सही है। इसलिए ज्योग्राफी का प्रॉपर नोट्स वगैरह क्रिएट नहीं हो पाया था, इसलिए ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं आ पाया। तो आज से दोनों आएंगे लेक्चर, यानी कि इकोनॉमी भी और ज्योग्राफी भी। जिसको नहीं पता है कि हम लोग किस तरीके से प्लान किए हैं, वो पिछले वीडियो में भी देख सकता है। और बेसिक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग जो नेक्स्ट, अभी तो हम लोग का आज से 56 डेज बचा हुआ है। क्योंकि 56 डेज है तो इसको हम लोगों ने 60 डेज को डिवाइड किया था। 30 डेज में 35 डेज और 15 दिन और 10 दिन, इस तरीके से डिवाइड किया था जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे डेज में। तो हम लोग स्टार्टिंग का जो 30 डेज बचा हुआ है, 30 डेज में क्या करने वाले हैं। 30 डेज में हमारा जो होगा वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका वीडियो डेली आएगा। यानी कि स्टार्टिंग का भी जो 10 दिन है, कंटिन्यू अभी इकोनॉमी और ज्योग्राफी, यानी कि 2 वीडियो डेली आपको मिलेगा। एक वीडियो मॉर्निंग में आ जाएगा, एक वीडियो शाम में 4 बजे 5 बजे के आसपास। और जैसे ही एक कोई टॉपिक हम लोग समझते हैं, इसमें पढ़ेंगे, साथ ही आपको एक क्वेश्चन सेट मिल जाएगा हर एक टॉपिक का और हर एक सब्जेक्ट वाइज, जिसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगा, चाहे वो वो एग्जाम्स में आया हो या नहीं आया हो। 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। और फिर जब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे सेम इकोनॉमी के लेक्चर में, तो हम खुद से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उस वीडियो में स्टार्टिंग में वो सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आगे का टॉपिक कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा 10 दिन चलेगा। सेम सेम ज्योग्राफी के लिए होगा, यानी कि क्वेश्चन सेट मिलेगा, वो आप लोगों को सॉल्व करना है और नेक्स्ट डे आकर के उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हम लोग 30 दिन तक लगातार हर एक सब्जेक्ट के लिए करेंगे और हर एक दिन 2 सब्जेक्ट चलेगा, मतलब ईच डे हर एक दिन 2 सब्जेक्ट रहेगा। और इस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे सारा सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने का। जब हमारा 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा, जब ऐसा करते हुए टॉपिक्स को पढ़ते हुए 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अब लास्ट का जो 25-26 दिन बचता है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। इसमें हम लोग करेंगे 25-26 दिन बचा रहेगा, इसमें हम लोग ये 15 दिन फुल लेंथ टेस्ट करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट कैसे करेंगे वीडियो में। जैसे पहला दिन है, पहला दिन क्या करेंगे, आपको एक पीडीएफ मिलेगा। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम का उत्कृष्टा TA_क्लासेस, उत्कृष्टा क्लासेस, ठीक है। ये उत्कृष्ट क्लासेस का टेलीग्राम लिंक है और आपको इसी के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, फेसबुक भी है तो फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं, फेसबुक से, और ट्विटर, सब सारे सोशल मीडिया पे आपको लिंक मिल जाएगा। और सब जगह आपको वीडियो मिल जाएगा और आपको पीडीएफ, वीडियो प्लस पीडीएफ, सारे लिंक आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसका व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोग सारे व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, तो आप कहीं से भी पीडीएफ को ले सकते हैं। जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको करना क्या है कि उसी दिन आपको उसको सॉल्व करना है, फुल लेंथ टेस्ट को। इसे सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे वीडियो में। जैसे डिस्कशन होगा उसमें से जो भी आपको 2-4 पॉइंट नहीं मिलेंगे, उसको आपको किस तरह से मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे नहीं बना और या फिर बन गया भी है, पहले हम देखते हैं जब नहीं बनेगा तो क्या करना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था। पता तो था क्वेश्चन, लेकिन रिवीजन नहीं किया था। और आपका जो भी टॉपिक है, मान लीजिए कि वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है,
प्रेसिडेंट का टॉपिक था पॉलिटी का, आपका उसको क्वेश्चन रिवीजन नहीं किया तो इसलिए नहीं बना। उसमें क्या करना है, प्रेसिडेंट का जो भी 2-4 पॉइंट्स और भी होंगे उसमें सॉल्यूशन के साथ में, वो सारे क्वेश्चन मेंशन करना है जो आपको नहीं पता है कि इलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से मेंबर होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से आप टोटल 150 क्वेश्चंस के जो भी न्यू कॉन्सेप्ट होंगे और जो भी रीज़न होगा नहीं बनने का, वो सारा मेंशन करके आप लोग उसको बना लेंगे। मान लीजिए कि इस तरीके से एक क्वेश्चन सेट से आपको 2-2 टॉपिक की क्वेश्चन का बना, तो ये आपका जाएगा 300 टॉपिक्स। ठीक है, 300 टॉपिक्स आपका एक क्वेश्चन सेट से तैयार हो रहा है। और जैसे हम लोग 15 दिन में 15 क्वेश्चन सेट करेंगे, तो 15 गुना 3 यानी 4500 टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। और इस तरीके से टॉपिक जब कवर हो जाएगा, तो लास्ट का जो 10 दिन बचता है, 10 दिन में क्या करना है हमको, फोकस करना है PYQ पे, और रिवीजन क्या करना है, ये वाले टॉपिक्स इसको रिवाइज करना है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब फुल लेंथ टेस्ट दे रहे होंगे, तो फुल लेंथ टेस्ट जब देते रहेंगे तो उस टाइम पे जो भी सब्जेक्ट वीक होगा हमारा, जो भी सब्जेक्ट सबसे कम परफॉर्म किया है, उसको सबसे ज़्यादा अटेंशन देंगे कि इसमें ऐसा क्या है। ठीक है, तो ये हमारा होगा रोड मैप अगले 55 डेज का। तो पहले सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो कल का जो लेक्चर आया था डे 1, उसका क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल कहीं भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डे 1 का क्वेश्चन था। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये डे 1 का क्वेश्चन था जब हम लोग इकोनॉमी को डिस्कस किए। इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बेसिकली LPG पढ़ा था, LPG मॉडल यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये टॉपिक कवर किया था LPG के बारे में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उससे क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़ा रहेगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट इन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, LPG। यहाँ L किसके लिए है, लिबरलाइजेशन के लिए, P किसके लिए है, प्राइवेटाइजेशन के लिए, G किसके लिए है, ग्लोबलाइजेशन के लिए, तो N किसके लिए है, N तो किसी के लिए नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर। ये एग्जाम देखो SSC में आया है 2017 में। उसी तरीके दूसरा नंबर सवाल हमारा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का 1991 में आर्थिक सुधारों से संबंध है, यानी कि विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में ही, कौन से थे, PV नरसिम्हा राव। ये UPSC 2015 में पूछा गया। तीसरा नंबर सवाल है कि भारत में LPG सुधार किस वर्ष पेश किया गया था, इन विच ईयर वेयर द LPG रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो हम लोगों ने पता है 1991 में, और यह है IBPS PO में। चौथा नंबर सवाल है कि हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ 1951 रिफॉर्म्स। वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत को 1991 के आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन में किस संगठन ने सहायता किया था। जब हम लोगों को फिजिकल डेफिसिट हुआ था, यानी कि फिजिकल डेफिसिट नहीं कहते, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोग कहाँ गए थे, वर्ल्ड बैंक IMF के पास। तो IMF ने हम लोग कितना दिया, $7 बिलियन लोन दिया था। उसके बाद हम लोग अपना स्थिति सही किए। 6 नंबर सवाल क्या था कि 1991 के सुधारों में LPG का क्या अर्थ रहता है, जैसे सीजन में आया हुआ सवाल है। तो LPG क्या होता है, L फॉर लिबरलाइजेशन, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। P फॉर प्राइवेटाइजेशन, ये तो गलत हो गया, प्रोटेक्शन है, ये प्राइवेटाइजेशन ये हो सकता है, ये गलत है, सॉरी, ये भी हो सकता है, ये तो पहले ऑलरेडी हटा दिया है। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्रोथ, ग्रोथ नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी ऑप्शन बी। 7 क्वेश्चन क्या है कि 1991 के सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ 1991 रिफॉर्म वाज टू रिड्यूस, क्या कम करना था, तो कम क्या करना था, जो फिजिकल डेफिसिट था उसको कम करना था। 8 नंबर, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर टू द रिफॉर्म इनिशिएटिव। नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू किए गए सुधारों को संदर्भित करता है, 1991, BPSC 2016। 9 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों का प्रत्यक्ष परिणाम था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1991 रिफॉर्म्स। हम लोगों ने देखा था कि रुपीज़ का, हमारे इंडियन रुपीज़ का डिवैल्यूएशन हुआ, सरकार को अपने वैल्यू को
कम करना पड़ा था, यानी हमारा जो रुपया है वो वीक पड़ गया और डॉलर स्ट्रांग। इसलिए करना पड़ा ताकि फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें। 10 नंबर सवाल क्या है कि द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 एम टू 1991 का औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये हमारे कल का 10 सवाल है इकोनॉमी के डे 1 से, और हम लोग आज देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का जो हमारा डे 2 है, डे टू हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया सही रहेगा। तो प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में प्लानिंग कैसे कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने इतना कई जीडीपी को बढ़ाया, कैसे पॉवर्टी को दूर किया, क्या हम लोगों ने किया अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें, पॉपुलेशन को क्या किया, किस तरीके से हम लोग प्लान करके आगे बढ़े, इसके बारे में जानकारी। तो देखिए प्लानिंग, देखो इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, सबसे पहले टर्म, ये ख्याल, ये आइडिया दिमाग में आया सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, जिसको हम लोग अभी क्या कहते हैं, रसिया। ठीक है, यहाँ पे ख्याल आया कि सब इसका इकोनॉमी का ही प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग क्या होना चाहिए कि कहाँ से इनकम आएगा और कहाँ खर्च होगा, क्या प्रायोरिटी होगा खर्च करने का, किस पे कितना पैसा देना है, किसको कितना पैसा एलोकेट होना चाहिए, किसको कितना महत्व देना चाहिए, ये सारा चीज़ डिसाइड होना चाहिए, और उसके बाद सरकार उस पर खर्च करना शुरू करे। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ आया? इंडिया में। और कब आया था? सॉरी, सबसे पहले कहाँ आया था? यूएसएसआर में। और ये कब आया था? 1928। ठीक है, और ये अगर कोई पूछे कि लाने वाले कौन थे सबसे पहले, व्यक्ति का नाम होता जोसेफ स्टालिन। ये व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यूएसएसआर में इकोनॉमिक प्लानिंग टर्म यानी आइडिया को लाया। 1930 तक पूरा वर्ल्ड को कोई पता नहीं था कि इकोनॉमिक प्लानिंग कुछ होता है, कोई आइडिया नहीं। 1930 के बाद ये आइडिया आया और इंडिया भी पहुंचा। जब ये आइडिया इंडिया पहुंचा तो यहाँ के नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ये सबको लगा कि इंडिया में भी होना चाहिए कि एक प्लानिंग हो, जैसे पता हो कि किस पे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। तो इन लोगों ने डिमांड रखा अंग्रेजों के सामने। उस टाइम पे तो ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे ही देश हमारा आज़ाद हुआ, ये तो ऑब्वियस था कि जब हम लोग आज़ादी से पहले डिमांड रख रहे थे तो हमारा आज़ाद भारत में भी ये लागू होना चाहिए। तो बहुत सारे प्लान हुए, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोगों ने सुना होगा बॉम्बे प्लान के बारे में। यहाँ सारे मर्चेंट्स आए, सब उन्होंने प्लान किया कि कैसा कैसा क्या होना चाहिए। कांग्रेस प्लान, गांधीयन प्लान, ऐसे ही मल्टीपल प्लान्स आए, हमारे देश में लागू हुआ, प्लानिंग किया। लेकिन सबसे हम लोग को जो मेन प्लानिंग है वो सेंट्रल प्लानिंग के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल प्लानिंग क्या होता है? इसको फॉर्मुलेट मतलब कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस फाइनेंस, ये दोनों कौन करेगा? सेंटर करेगा। अगर फॉर्मुलेट और फाइनेंस दोनों सेंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या? सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग 3 प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया। पहला 5 ईयर्स प्लान, वर्ड से ही समझ में आ रहा, टॉपिक नेम से ही, कि 5 साल का प्लान होगा। दूसरा था 21 प्रोग्राम प्लान, 21 प्रोग्राम। और तीसरा था हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट
स्कीम, यानी कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो अपने एरिया से वो बिलोंग करता है, उसका डेवलपमेंट का जिम्मेदारी उसका है, उसको वहाँ पे देखना चाहिए, जब उसको अपने एरिया को बढ़ावा देना चाहिए, अपने जो भी विकास में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है 5 ईयर्स प्लान। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज में चलता रहा। सरकार ने इसको लगातार 12 5 ईयर्स प्लान लाए। हमारे देश में टोटल कितने प्लान लगे? 12। 1951 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला? 2000। कहाँ तक चला? 2017 तक। और टोटल कितने प्लान थे? तो 12। ये प्लानिंग क्या था? प्लानिंग जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग मतलब कि हमारा इनकम, जो सेंटर का इनकम है, और प्लस एक्सपेंडिचर, खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर का हिंदी होता है खर्च, और इनकम का मतलब आमदनी या फिर इनकम सोर्स, जो पैसे आएंगे सेंटर के पास वो कहाँ जाएगा, कैसे खर्च होगा, इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करना। उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करना, किसको हम लोग 1 नंबर पर रखेंगे। 1 नंबर पर हम लोग पॉवर्टी रखेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट रखेंगे, ये सारा पता करना, या फिर एजुकेशन रखेंगे, इस तरीके से। और सेंट्रल एंड स्टेट बजट, सेंट्रल और स्टेट बजट दोनों को 2 भागों में बांटा गया, एक नॉन प्लान और एक प्लान। प्लान में क्या था? जो रूटीन खर्च है हमारा, रूटीन एक्सपेंसेस, ये सबको रोटी कपड़ा मकान वगैरह चाहिए, जो भी जरूरत है, दवा, हेल्थ, मेडिसिन, ये चाहिए वो रूटीन खर्च के लिए। नॉन प्लान में क्या था? नॉन प्लान में बेसिस ऑन प्रायोरिटी, जो हम लोगों ने प्रायोरिटी डिसाइड किया ऊपर, बेसिस ऑन प्रायोरिटी हम लोग खर्च करने वाले हैं कहाँ, कब तक? 5 साल के लिए। जो भी प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड किया, 1 नंबर जिसको रखा है पहले उस पर खर्च करेंगे, फिर 2 नंबर जिसको रखा उस पर खर्च करेंगे, 3 नंबर जिसको रखा उस तरीके से खर्च करेंगे। तो ये हमारा प्लान होगा। और 5 ईयर्स प्लान, इसको फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट करने वाला जो कमीशन था उसको कहते हैं हम लोग प्लानिंग कमीशन। जो आगे चल के क्या नाम बदल गया? नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, क्यों नाम बदलना पड़ा, क्या फायदा हुआ, इस सब के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान कब से कब तक था ये? 1951 से कब तक होगा? 56 तक। इस टाइम पे पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे। और इस टाइम पे जो मेन एम था, मेन था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को देखना, इसको बढ़ावा देना, इसको इसके में डेवलपमेंट करना। तो एग्रीकल्चर जो भी होता था, इसमें सबसे पहले जो भी हो सकता था पॉसिबल चीज़ें एग्रीकल्चर में, उसको एम रखा गया कि एग्रीकल्चर को कम से कम इतना करना है कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो, इतना अनाज हो कि हम लोग खुद से बाहर से कुछ आयात इंपोर्ट ना करना पड़े। तो एग्रीकल्चर अगर होगा तो हम लोग क्या चाहिए? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो सिंचाई चाहिए, पानी चाहिए, उसके लिए क्या बनाया गया? डैम बनाया गया, इरिगेशन का सिंचाई, नहर वगैरह बनाया गया। इसी टाइम पे हमारा जो सबसे बड़ा डैम आया वो है भाखड़ा नंगल डैम। बहुत सारे पैसे एलोकेट हुए डैम के बनाने के लिए। इस तरीके से एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिला फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। और सबसे पहला टारगेट रखा गया कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, जो भी डैम, इरिगेशन, सिंचाई जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हेवली डिपेंडेंट है किस पे? रेन पे। बारिश होगी तो खेत होता है, नहीं तो फसलें नहीं होती, तो इसलिए इरिगेशन वगैरह डैम पे। और इस प्लांट्स का एंड होते होते 5 आईआईटीज भी डेवलप हुए हमारे देश में। आईआईटीज बने, पहला आईआईटी बना खड़गपुर में, बंगाल। इस तरीके से टोटल 5 आईआईटी बना, यानी कि एजुकेशन पे ध्यान दिया गया पहले फर्स्ट ईयर प्राइवेट प्लान में। प्लान में क्या होता है?
कि एक टारगेट सेट करते हैं कि टारगेट में कितना ग्रोथ रेट अचीव करना है और एक्चुअल में कितना अचीव हुआ, ये दोनों पहले से डिसाइड होता है। जब भी स्टार्टिंग प्लान होता है उस टाइम पे हम लोग टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कितना टारगेट और कितना अचीव हुआ। पहले टारगेट डिसाइड कर लेते हैं स्टार्टिंग में और फाइनल पता चलता है कि अब कितना अचीव हुआ और कितना हम लोग पीछे रह गए। पहला जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया कि 2.1% हम लोग ग्रोथ रेट चाहिए पहले प्लान से, और हम लोगों ने अचीव किया 3.6%। तो ये ठीक था, हम लोगों ने अचीव कर लिया। फिर आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कब से कब तक है, 1956 टू 61। इसमें क्या हुआ, इसमें जो थे पी सी बीस एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये 5 ईयर्स प्लान को फॉर्मुलेट किया, डिजाइन किया कि क्या होना चाहिए। तो इन्होंने बताया इंडस्ट्री, हमें इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए। उससे क्या मतलब, एग्रीकल्चर से हट के हमें इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए और पब्लिक सेक्टर्स पे काम करने चाहिए। इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या किया, हाई टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, जो भी बाहर से वस्तु आती थी उसको बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया। टैक्स लगाने से क्या हुआ, वो वस्तु, वो सामान जो भी प्रोडक्ट बाहर से आता था वो ज़्यादा कॉस्टली हो गया, और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो हमारे इंडिया में बन रहा है भारत के अंदर, वो क्या हो गया, उसका प्राइस लो हो गया। तो लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया बजाय फॉरेन प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए किया गया ये हाई टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उसको बढ़ावा मिले, उसको यूज मिले, हमारी इंडस्ट्री को और ग्रोथ हो, ये इससे कंपटीशन भी ना करना पड़े। इसलिए इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया था हम लोग का 4.5%, और हम लोगों ने अचीव किया 4.27%। ठीक ठाक था अचीवमेंट। इसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, ये टफ था सिचुएशन हम लोगों के लिए। क्यों टफ था, क्योंकि 1961 से स्टार्ट होता है 66 तक। इस टाइम पे क्या होता है, चाइना इंडिया वार, फिर इंडो पाक वार, ये दो बार होते हैं, जिससे हमारा पूरा जो ग्रोथ रेट है वो हिल जाता है। और इसमें जो सबसे पहले टारगेट रखा गया था, टारगेट हम लोग इसमें टारगेट था फोकस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फोकस करना, और मेनली वीट का प्रोडक्शन, वीट के प्रोडक्शन। साथ ही इसमें ग्राम पंचायत इलेक्शंस भी कराए गए, और स्टेट के ये जिम्मेदारी बताया गया कि आप सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को, आपके जो राज्य के लोग हैं उनको मिलना चाहिए सेकेंडरी, एटलीस्ट सेकेंडरी हायर एजुकेशन। इसमें जो टारगेट सेट किया गया था वो 5.6% ग्रोथ रेट था, लेकिन अचीव जो हुआ वो ओनली 2.6%। और इसी टाइम पे हमारे दो प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, का डेथ हो गया। तो इससे भी असर हुआ हमारे देश के ग्रोथ रेट में। तो इसलिए इसमें प्लान हॉलीडे ऐड किया गया। प्लान हॉलीडे क्या हुआ कि 96 में ख़त्म हुआ था, 96 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 3 लगातार साल 5 ईयर्स प्लान को रोक दिया गया। और इसमें देखा गया कहीं क्या गड़बड़ है, क्या दिक्कत, हम लोग क्या और सुधार कर सकते हैं, चल रहा है जो सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसलिए इसको प्लान हॉलीडे कहते हैं 66 से 69 तक। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान। प्रीवियस प्लान के 96
69 से 74। और इस टाइम पे हमारे जो पीएम हैं वो कौन है? इंदिरा गांधी। उस टाइम की मोस्ट पावरफुल लेडी इंदिरा गांधी। इन्होंने जो पीछे हम लोगों का फेल्योर था उसको मद्देनज़र, उसको रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया? स्टेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भर की ओर कदम बढ़ाया। और इन्होंने क्या किया? रातों रात 14 इंडियन बैंक को नेशनलाइज कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया 14 नेशनल बैंकों को। और साथ ही इसी टाइम पे जो भी राजा महाराजा लोगों को प्री पेंशन मिलते थे उसको भी रोक दिया गया कि नहीं, अब पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा। और इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मिलने कहाँ कहाँ हुआ था? पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर, यानी कि ईस्टर्न यूपी में। क्योंकि इस इलाके में करने का वजह था कि उन लोगों के पास बड़े बड़े टुकड़े में ज़मीन था। हम लोग के बिहार में जैसे छोटा छोटा टुकड़ा है बहुत ज़्यादा, 1 कट्ठा 2 कट्ठा, यहाँ 1 कट्ठा ज़मीन था। इसलिए सबसे पहले यहाँ हरित क्रांति यहाँ लागू किया गया। और यहाँ पे हम लोग मतलब इतना उपज हुआ फसलों का कि हम लोग अब सेल्फ रिलायंस हो गए थे कि अपना जो बाहर से हम लोग मंगाते थे खाने के लिए, तो वो क्या हो गया? हम लोग खुद से अपना उपजा सकते थे, अपना खा सकते थे। और हम लोगों ने बचा के रखा, साथ ही निर्यात करना भी शुरू किया, यानी एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इस फोर्थ जो प्लान है उसका टारगेट हम लोगों ने रखा था, टारगेट था हमारा 4.6 और अचीव हुआ 3.3%। यहाँ बहुत सारे स्कीम्स भी लागू किए गए, जैसे ड्रॉप, जो भी सूखा पड़ा एरिया है लॉन्च किया गया। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, यानी कि रोजगार, और गरीबी हटाओ, यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन, यानी इसको हम लोग कहते हैं गरीबी हटाओ। यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके साथ ही यहाँ पर इसी प्लान में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में चेंज किया गया ताकि सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कंट्रोल कर सके। जब जनरेट भी यही करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरेशन प्लस सप्लाई, ये किसी काम हो गया। फिर यहाँ हाईवे का भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया हाईवे के लिए। साथ ही साथ मिनिमम नीड, जो भी सब बेसिक नीड्स चाहिए जो पिछले लोग हैं उनके लिए सप्लाई करना शुरू किया। और ये जो आइडिया था, ये डीपी धर इकोनॉमिक्स थे, इनका आइडिया था कि सब कम से कम मिनिमम नीड सब हर एक सिटीजन को मिलना चाहिए भारत के नाम। टारगेट था 4.4% और अचीव हुआ 4.8%, क्योंकि टारगेट छोटा था इसलिए अचीव आसानी से हो गया, रिलेटिवली छोटा था। उसके बाद हमारा आता है रोलिंग प्लान। अब ये क्या है? ये तो 5th ईयर जैसा नहीं साउंड कर रहा है। रोलिंग प्लान क्या है? देखो, रोलिंग प्लान क्या होता है कि 1974 है ना, कब स्टार्ट हुआ था ये चीज़ मैं भूल गया। 1974 से 78 में ये चला था। 78 में क्या होता है कि जनता पार्टी आती है पावर में, और जो 5th ईयर चल रहा था इसको रिजेक्ट कर देती है और स्टार्ट क्या कर देता है 6th ईयर 5 ईयर्स प्लान। 6th 5 ईयर प्लान को शुरू कर देती है और 5th को रिजेक्ट कर देती है। फिर से आती है आईएनसी पावर में, और जो इन्होंने 6th स्टार्ट किया था इसको क्या करता है, फिर से रोल बैक कर देता है। जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान, यानी कि जो इसका अचीवमेंट हुआ था, जो अचीव किया था, कैलकुलेट कर दिया जाता है एक साल के अंदर ही एनुअल में कितना किया, और उसके बाद इसको वापस रोल बैक कर दिया जाता है।
फिर से स्टार्ट तब किया जाता है कांग्रेस के द्वारा 6 5 ईयर प्लान, जो हमारा चलता है 1980 से 85 तक। और इस टाइम से नेहरूवियन जो पॉलिसी है, नेहरूवियन पॉलिसी सोशलिज्म के लिए कि पहले गरीबी हटाओ, ये सब चीज़ें, इसको धीरे धीरे एंड होने लगा 6 ईयर प्लान से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमिक लिबरेशन। लिबरेशन मतलब क्या? लिबरल होना, मतलब उदार होना, कि रोशिया का छूट देना। तो सरकार यहाँ से छूट देना स्टार्ट करती है। तो गवर्नमेंट करता है, जो पहले प्राइस कंट्रोल करते थे, कौन कितने सामान में प्राइस बेचेगा, कितना खाने का सामान बेचना चाहिए, कैसे दूध बेचना चाहिए, ये सारा डिसाइड कौन करता था? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन धीरे धीरे इसको छोड़ दिया कि नहीं, कोई बात नहीं, जो मार्केट है वो डिसाइड करेगा कौन सा सामान दुकानदार किस भाव में बेचना चाहता है। लेकिन इससे हुआ क्या कि इन्फ्लेशन और धीरे धीरे बढ़ता गया। मार्केट खुद से डिसाइड कर रहा था कि कौन सा सामान कितना बिकेगा, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के बजाय क्या हुआ, और बढ़ता गया। इसी के साथ 6 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग का भी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यानी कि हम दो हमारे दो वाला जो कहानी था, वो कहानी कब स्टार्ट हुआ? 6 5 ईयर प्लान में। इसके साथ में NBARD, नवादा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी स्टेबलाइज किया गया 6 5 ईयर प्लान में। इस प्लान में जो टारगेट था वो था 5.2% ग्रोथ रेट, और एक्चुअल जब एंड में रिसीव किया वो 5.7% था। तो ये ठीक था हमारा 6 5 ईयर प्लान। अब आते हैं 7 5 ईयर प्लान में, जो शुरू होता है 1985 से 1990 तक। इस टाइम पे हमारे पीएम थे, वो थे राजीव गांधी। यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया गया टेक्नोलॉजीज़ का इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया। एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाने का एक, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, रोज़गार अवसर पैदा हो, ताकि बेरोजगारी कम हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो पॉवर्टी है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश किया गया। और सबसे मेन, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने की कोशिश किया गया। और सेल्फ सफिशिएंट टारगेट रखा गया 2000 तक, सेल्फ सफिशिएंट। इसमें जो टारगेट था, और ये 6th प्लान का आउटकम था सक्सेस ऑफ 7th प्लान, यानी 6th प्लान ने ऐसा बेस तैयार कर दिया था पहले ही, ताकि 7th प्लान सक्सेस हो। और इसने टारगेट रखा था 5.0%, और एक्चुअल में जो अचीव किया है हमने 6.01%। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया एनुअल प्लान 1990 से 91। हम लोग सबको पता है 91 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, यानी क्या हुआ था? जो फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट, यानी जो हमारा विदेशी मुद्रा था वो कम पड़ गया, ना ही उसको हम इंटरेस्ट दे पा रहे थे, ना ही 15 दिन का बचा हुआ था जो हम लोग सर्वाइव कर सकते। इसलिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? एलपीजी। और इस टाइम के जो पीएम थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। फिर हमारा आता है 8th 5 ईयर प्लान, जो ऑब्वियस है कि 1992 से लेकर के 1997 तक चलेगा। इस टाइम पे इंडिया जो है बिकेम मेंबर ऑफ WTO
साथ ही इसका जो टारगेट रखा गया था, इसमें जो एम रखा गया, पॉपुलेशन कंट्रोल, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, पॉवर्टी ख़त्म करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और डेवलप करना, साथ ही साथ टूरिज़्म को बेहतर बनाना, पंचायत एंड नगर पालिका, ताकि ग्रास रूट लेवल तक जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। और इस प्लान में जो टारगेट था वो था 5.6% ग्रोथ रेट, और जो हम लोगों ने एक्चुअल अचीव किया वो था 6.8%। ये हमारा हो गया 8th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान, 9 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ 1997 से 2002 तक। इस टाइम पे जब हम लोग देश का आज़ादी का 50 साल पूरा हो चुका था, और पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे इस टाइम के, और इन्होंने कंप्लीट पॉवर्टी एलिवेशन, यानी पूरी तरीके से गरीबी हटाने का काम किया। और इसमें इसमें लक्ष्य रखा गया कंप्लीट तरीके से पॉवर्टी को हटाना होगा। और इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर काम किया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है डेवलपमेंट हो। और इसमें फोकस दिया गया कि ग्रोथ तो ज़रूरी है, और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़रूरी होना चाहिए। जो भी सोशली बैकवर्ड क्लास के लोग थे, जो भी सोशली बैकवर्ड क्लास के लोग थे, पीपल्स थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भी किया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए मैंडेटरी किया गया, कि सबको ज़रूरी है पढ़ना। टारगेट जो इस प्लान्स का था वो 7.1%, और अचीव जो कर पाया 6.8%, जो काफ़ी अच्छा था। 9 5 ईयर्स प्लान। नेक्स्ट है हमारा 10 5 ईयर प्लान, जो स्टार्ट होता है 2002 से और 2007 तक। 10 5 ईयर प्लान में जो एम रखा गया वो था इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सबका साथ सबका विकास हो, कि सबका साथ और सबका विकास हो, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके साथ ही एम रखा गया कि 8% जीडीपी इच ईयर इस फाइनेंस से होना चाहिए। साथ ही एम था जो पॉवर्टी है उसको हाफ करने का, एंड 80 मिलियन एम्प्लॉयमेंट। साथ ही जो रीजनल इन इक्वलिटीज़ थे उनको भी कम करना, और जो जेंडर गैप है स्पेशली इन एजुकेशन और वेजेस फील्ड में, यानी कि शिक्षा और मजदूरी फील्ड में, इसको भी कम करना, ताकि जो भी स्त्री पुरुष हो सबको बराबर पैसे मिले, शिक्षा का अधिकार बराबर हो, मजदूरी का अधिकार बराबर हो। उसके बाद हमारा इसमें टारगेट था 8.1, टारगेट 8.1%, और एक्चुअल में जो अचीव हुआ वो 7.6%। ये था हमारा 10th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान में
ये जो प्लान है 2007 से 2012 तक था। एम इसमें एडुकेशन, यानी इसमें एडुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट के बाद 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एडुकेशन किया गया। इसका जो मेन थीम था रैपिड एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ। साथ ही साथ इसमें जो गैप है, जेंडर गैप, उसको भी कम करने की कोशिश किया गया, वो भी कम हो। और इसमें जो इकोनॉमिक्स से जो इन्होंने तैयार किया वो था सी रंगराजन, जिन्होंने ये प्लान को तैयार किया। टारगेट था 9 और एक्चुअल में अचीव हुआ 8%। इसका एक और एम था कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो सबके लिए अवेलेबल फॉर ऑल, सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमारा था 11th 5 ईयर प्लान। लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा 12th, जो था 2012 से 17 तक। थीम था फास्टर एंड मोर फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें पॉवर्टी को कम करने की बात की गई, रिड्यूस करने के बाद। इसमें उनका प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल विलेज, इम्प्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। और इसमें एक टारगेट ये रखा गया 1 मिलियन हेक्टेयर ग्रीन कवर पर ईयर। इसका जो टारगेट था वो 9% और एक्चुअल जो अप्रूव हुआ वो था 8%। तो ये था हमारा 5 ईयर्स प्लान। इसका हम लोग देखेंगे नीति आयोग, कि नीति आयोग के बारे में क्या है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को नाम चेंज करके नीति आयोग क्यों करना पड़ा, नीति आयोग का काम क्या है, नीति आयोग का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब के बारे में। ठीक है।